नमस्कार विद्यार्थियों। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में धूल भरी मोटी मोटी किताबों की छवि आ जाती है। लेकिन इतिहास को केवल पुरानी किताबों की तरह मत देखिए, इसे एक बहुत बड़ी और बेहद दिलचस्प पहेली की तरह समझिए। एक ऐसी पहेली जिसके कुछ टुकड़े आज भी गायब है, और आज हम उसी पहेली के कुछ सबसे जरूरी टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि अतीत के वो रहस्य आखिर खुलते कैसे हैं। शुरुआत कहाँ से करें? सवाल ये उठता है कि हम उन लोगों की जिंदगी के बारे में कैसे जान सकते हैं जो आज से 4000 साल पहले जीते थे। अब सोचिए, ये तो किसी टाइम मशीन में बैठकर अतीत में जाने जैसा है ना? लेकिन हमारे पास टाइम मशीन नहीं है, हमारे पास है सुराग। और इन्हीं सुरागों को खोजते हुए हम इतिहास के जासूस बन जाते हैं, जो बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय की दुनिया कैसी थी। इतिहास के 4 स्रोत, 4 मास्टर कीज। इस अतीत के दरवाजे को खोलने के लिए इतिहासकारों के पास 4 प्रमुख स्रोत हैं, 4 मास्टर कीज, या आप कह सकते हैं 4 सीक्रेट वेपन्स। नंबर 1, प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। नंबर 2, विदेशी यात्रियों के वृतांत। नंबर 3, पुरातात्विक साक्ष्य या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। नंबर 4, शिलालेख, पत्थरों पर खुदे संदेश। अब इनमें से हर एक स्रोत अपने आप में अधूरी कहानी कहता है, लेकिन जब हम इन्हें साथ में जोड़ते हैं तब जाकर प्राचीन भारत की एक पूरी तस्वीर बनती है। पहला स्रोत, लिखित ग्रंथ। अब आइए हमारी पहली चाबी की ओर बढ़ते हैं, लिखित ग्रंथ। सोचिए वेदों के बारे में। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि भजनों, रीति रिवाजों और मान्यताओं का एक विशाल ज्ञानकोश है। वेद लिखे जाने से बहुत पहले पीढ़ियों तक सुनकर याद रखे जाते थे। इनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो हमें उस समय के समाज, उनके विश्वासों और यहाँ तक कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था तक की झलक देता है। एक उदाहरण देखिए, ऋग्वेद में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख मिलता है। ये शब्द केवल सामाजिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है जिसने सदियों तक भारतीय समाज को प्रभावित किया। ये समझना जरूरी है कि ये शरीर की उत्पत्ति की कहानी नहीं, बल्कि समाज में विभिन्न भूमिकाओं और कर्तव्यों का प्रतीकात्मक रूप है। दूसरा स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृतांत। कभी कभी इतिहास को पूरी तरह समझने के लिए एक बाहरी दृष्टिकोण की भी जरूरत होती है, और यही हमें दूसरे स्रोत की ओर ले जाता है, विदेशी यात्रियों के वृतांत। इन यात्रियों ने भारत आकर यहाँ के समाज, शिक्षा और शासन के बारे में बहुमूल्य जानकारियां दी। उदाहरण के तौर पर यूनानी राजदूत मेगिस्थेनियन ने मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत का दौरा किया और इंडिका नामक ग्रंथ में यहाँ के लोगों की जीवन शैली का विस्तृत विवरण दिया। कई सदियों बाद चीनी भिक्षु वेनसोंग भारत आए और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध शिक्षा केंद्रों के बारे में दुनिया को बताया। इनके लिखे वृतांत इसलिए कीमती हैं क्योंकि इन्होंने उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जिन्हें स्थानीय लोग शायद सामान्य समझकर अनदेखा कर देते। इसी क्रम में आगे भी कई विदेशी यात्री भारत आए, जिन्होंने अपने लेखों में यहाँ की शासन व्यवस्था, समाज, धर्म और शिक्षा प्रणाली का उल्लेख किया है। इन यात्रियों और उनके विवरणों का विस्तृत अध्ययन हम आगामी अध्यायों में विस्तार से करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्रोत की, पुरातत्वविदों की खोजों की। पुरातत्वविद वास्तव में समय के जासूस होते हैं। वो जमीन की परतें हटाकर भूले हुए शहरों और वस्तुओं को बाहर निकालते हैं, और मिट्टी का हर बर्तन, हर ईंट एक कहानी कहती है। उदाहरण के लिए कालीबंगन में एक जोता हुआ खेत मिला था। ये केवल एक पुराना खेत नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि 4000 साल पहले भी लोग खेती करना जानते थे। तकनीक और नवाचार उनके पास था। ये इतिहास सचमुच मिट्टी में लिखा हुआ है। शिलालेख। अब सोचिए, अगर अतीत से सीधे कोई संदेश हमें मिले तो कैसा अनुभव होगा। शिलालेख बिल्कुल वैसे ही संदेश है। पत्थर या धातु पर खुदे फरमान, दान पत्र और लेख जो हजारों साल बाद भी हमें मिलते हैं। एक उदाहरण, हाथी गुम्फा शिलालेख, जिसमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग मिलता है। सोचिए, पत्थर का एक टुकड़ा हमें सीधे हमारे देश के नाम की जड़ों से जोड़ देता है। अब चलते हैं समय के पहले अध्याय में, सिंधु घाटी सभ्यता। अब जब हमने ये समझ लिया कि इतिहासकार अतीत को कैसे खोलते हैं, तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है भारत की पहली महान शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से। यह सभ्यता लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। सोचिए, वही समय जब मिस्र में गीजा के पिरामिड बन रहे थे। इस सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकों से। और ये कोई साधारण सभ्यता नहीं थी।
उनके शहर ग्रिड सिस्टम पर बने हुए थे, जैसे आधुनिक शहरों की योजना होती है। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार उनकी इंजीनियरिंग क्षमता का उदाहरण है। लोथल में एक विशाल बंदरगाह मिला जहां से व्यापार होता था, और सबसे रहस्यमय बात कि इनकी अपनी लिपि थी जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, यानी ये सभ्यता आज भी एक रहस्य है। अगला अध्याय वैदिक काल। सिंधु घाटी के पतन के बाद भारतवर्ष में एक नया सांस्कृतिक अध्याय शुरू हुआ, वैदिक युग। इतिहासकार इस काल को 2 हिस्सों में बांटते हैं, पहला प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इन दोनों के बीच में लगभग 1000 वर्ष का अंतर है, और इसी दौरान समाज में बड़ा परिवर्तन आया। प्रारंभिक वैदिक काल में लोग कबीलाई जीवन जीते थे, वो पशुपालन करते थे और समाज में कर्म के आधार पर प्रतिष्ठा मिलती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोग खेती करने लगे और स्थायी रूप से बस गए। अब स्थिति बदल गई। समाज में व्यक्ति की पहचान कर्म से नहीं, जन्म से तय होने लगी। धार्मिक मान्यताएं बदली और देवताओं का स्वरूप भी बदला। अब इंद्र की जगह प्रजापति प्रमुख देवता बन गए। इस परिवर्तन में एक धातु ने मुख्य भूमिका निभाई, लोहा, जिसे उस समय शामयस कहा जाता था। लोहे के औजारों ने खेती, जंगलों की सफाई और उत्पादन में क्रांति ला दी। यही वो दौर था जिसने नई समाज की नींव रखी। अंतिम चरण, महाजनपद काल। अब सवाल उठता है कि जब समाज बड़ा और संगठित हो जाता है तो आगे क्या होता है? उत्तर है राजनीति का जन्म। कबीलाई समूह अब राज्यों में बदलने लगे, जो भूमि और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पूरा भारतवर्ष 14 महाजनपदों में विभाजित था। ये थे मगध, काशी, कोसल, अवंती, गांधार आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनका उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ राज्य जैसे मगध इतने शक्तिशाली बने कि आगे चलकर उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अधिकार कर लिया। काशी राज की वाराणसी है, जबकि गांधार अपनी प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था। निष्कर्ष, इतिहास से सीख। तो विद्यार्थियों, हमने आज एक लंबी यात्रा तय की, सिंधु घाटी की सड़कों से लेकर वैदिक मंत्रों और महाजनपदों की राजनीति तक। अब सोचिए, अतीत का कौन सा हिस्सा आज के भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? उनकी तकनीक, उनका दर्शन या उनकी राजनीति? यही सवाल असली सोच को जन्म देता है, और यही यूपीएससी की तैयारी का सार है, तथ्यों के पीछे की समझ।